नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। आप लोग हमारे साथ आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में आज की ये हमारी 6वीं क्लास है। और आज की क्लास में आप लोग ये पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों की कार्टेज पद्धति क्या थी, पुर्तगालियों ने भारत में किस तरह से व्यापार किया और भारत में इन्होंने जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया उसमें क्या मुग़ल राजाओं का संरक्षण मिला था या नहीं। साथ ही साथ आज ये भी आप लोग जानेंगे कि पुर्तगालियों के आखिर पतन के क्या कारण थे और भारत में पुर्तगालियों का क्या योगदान रहा। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो पुर्तगाली लोग थे इन्होंने दक्षिणी पूर्वी तट पर अपने कुछ व्यापारिक अड्डे बनाए थे। जैसे हमने कल आपको बताया था, एक व्यापारिक स्थल इनका था मंसूलीपट्टनम, और इसी तरीके से ये जो था ये एक व्यापारिक केंद्र था इनका। और इसी तरीके से एक जगह थी यहाँ पर सेंट थोमे, और ये पुर्तगालियों की एक बस्ती थी। और इसी तरीके से हमने कल आपको बताया था एक स्थान यहाँ पड़ता है नागपट्टनम, और ये पुर्तगालियों का एक व्यापारिक बंदरगाह था। हालांकि पुर्तगालियों ने दक्षिणी पूर्वी तट पर कोई भी किलेबंदी नहीं की थी। तो यहाँ तक हम आपको कल बता चुके हैं। इसके बाद आज हेडिंग डालेंगे पुर्तगालियों की कार्टेज पद्धति। प्यारे साथियों, ये जो कार्टेज पद्धति थी ये एक विशेष प्रकार की एक कर प्रणाली थी, कर पद्धति थी। क्या थी? कर पद्धति। इसके माध्यम से क्या होता था कि जो भारतीय जहाज होते थे उन पर पुर्तगाली लोग कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। और ये टैक्स परमिट या लाइसेंस आदि के रूप में लेते थे। जो भी भारतीय जहाज होते थे वो उनके द्वारा ये परमिट या लाइसेंस लिया जाता था। और अगर ये परमिट और लाइसेंस नहीं लेंगे तो भारतीय जहाज़ों को पुर्तगाली लोग लूट लिया करते थे। हालांकि परमिट और लाइसेंस लेने के बाद भी गोला बारूद और काली मिर्च के व्यापार पर प्रतिबंध था। गोला बारूद और काली मिर्च का जो व्यापार होता था ये केवल और केवल पुर्तगाली लोग ही कर सकते थे, उन्हीं को इस पर एकाधिकार प्राप्त था। ये जो पुर्तगालियों का जो समुद्री प्रभुत्व जो स्थापित हुआ था, इसका कहीं न कहीं एक मुख्य कारण ये भी है कि मुग़ल राजाओं ने कभी भी अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने का इरादा नहीं किया। मुग़ल राजाओं ने कभी भी अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत नहीं किया। और यहाँ तक कि दक्षिण भारत में मुग़ल राजाओं का कोई खास वर्चस्व नहीं था और इसलिए पुर्तगाली लोग समुद्र पर प्रभुत्व जमाने में कायम रहे, सफल हो गए। हालांकि जो पुर्तगाली लोग थे ये लोग व्यापार के लिए वस्तु विनिमय हेतु कुछ वस्तुएं जैसे सोना, चांदी और बहुत सारे बहुमूल्य रत्न अपने साथ वस्तु विनिमय हेतु या वस्तु विनिमय के लिए लाया करते थे। और यहाँ तक कि जो एक भाग है कोंकण तट, और यहाँ से इस तट से ये पुर्तगाली लोग काली मिर्च का
काली मिर्च और इसी के साथ साथ अदरक, दालचीनी, हरड़, हल्दी और चंदन इन वस्तुओं का पुर्तगाली लोग व्यापार किया करते थे। किस तट से? कोंकण तट से। ये लोग काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, हरड़, हल्दी और चंदन आदि का व्यापार किया करते थे। साथ ही साथ ये लोग उत्तर पश्चिमी भारत से ये लोग क्या करते थे? यहाँ से ये लोग ताफ्ता लिख लीजिए, ताफ्ता, इसका व्यापार किया करते थे। ये क्या होता था? ये जो ताफ्ता होता था, ये एक विशेष प्रकार का एक रेशमी कपड़ा होता था, जिसे क्या बोलते थे? ताफ्ता। और इसी तरीके से ये लोग बंगाल से, यहाँ से ये लोग जटामानसी इसको मुख्य तौर पर ले जाया करते थे। और ये जटामानसी क्या है? ये एक विशेष प्रकार की एक औषधि होती है, जटामानसी। ठीक है, तो ये कहाँ से ले जाते थे? ये बंगाल के क्षेत्र से मुख्य रूप से इसका व्यापार करते थे, इसको ले जाते थे। और साथ ही साथ ये लोग दक्षिणी पूर्वी भारत से, या लिख लीजिए दक्षिणी पूर्वी देशों से ये लोग क्या ले जाते थे? लाख, लौंग और कस्तूरी, इनका व्यापार करते थे। ये जो कस्तूरी होता है, ये क्या होता है? कस्तूरी एक विशेष प्रकार का एक गंधयुक्त पदार्थ होता है, जिससे इत्र बनाया जाता है, सेंट आदि बनाई जाती थी। तो इसका ये लोग दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ लाख, लौंग और कस्तूरी का ये लोग व्यापार करते थे। हालांकि जब ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इसे साफ कर दूं, जब ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जेसुइट जब भारत आते हैं, जेसुइट क्या होता है? ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ सदस्य होते हैं, तो उन्हें जेसुइट कहते हैं। तो ये लोग जब भारत आते हैं तो इन्होंने अकबर के दरबार में बहुत अच्छा अपना प्रभाव बनाया। और जब इन्होंने अकबर के दरबार में इतना अच्छा वर्चस्व बना लिया, तो फिर क्या होता है कि अकबर भी इनसे प्रसन्न हो जाता है। और जो पुर्तगाली लोग हैं, उन्हें अकबर के द्वारा सहायता दी जाने लगी, अकबर के द्वारा उनका हित किया जाने लगा। कुछ दिनों के बाद अकबर ने क्या किया? ये विभिन्न धर्मों के बारे में इसकी जानने की इच्छा जागृत हुई। इसकी इच्छा हुई कि क्यों ना विभिन्न धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाए, क्यों ना विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी हासिल की जाए। तो जब बहुत सारे धर्मों के बारे में जानने की इसकी इच्छा जागृत हुई, तो इसने ईसाई धर्म को जानने के लिए, ईसाई धर्म के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गोवा से कुछ धर्म मीमांसकों को ये बुलवाता है। और उसी समय 1580 की करीब बात है। 1580 में गोवा से 2 पादरी आते हैं। और वो 2 पादरी कौन कौन से हैं? पहला तो है रोडोल्फो एक्वाबिया और दूसरा है एंटोनियो मानसेंट। ये 2 पादरी फतेहपुर पहुंचते हैं, फतेहपुर सीकरी में ये पहुंचते हैं और अकबर को ईसाई धर्म के बारे में बहुत कुछ ये जानकारी देते हैं। इसके बाद वर्ष 1590 में दूसरी बार अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानना चाहता है
और दूसरी बार पुनः पादरी आते हैं और इन्हें ईसाई धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। और इसके बाद अकबर ने तीसरी बार पुनः बुलवाया, तब 1590 में, अर्थात अकबर ने 1580 में ईसाई धर्म के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पादरियों को बुलवाया, दूसरी बार 1590 में बुलवाया और तीसरी बार 1595 में ये पादरियों को बुलवाते हैं और ईसाई धर्म के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। हालांकि ये लोग, पुर्तगाली लोग, पादरी लोग, ये लोग अकबर को, अकबर के दरबारियों को, अकबर की प्रजा को ये ईसाइयत में नहीं बदल पाए। अच्छा, जो अकबर थे, अकबर भी बड़ा होशियार थे। अकबर इन पादरियों का आदर और सम्मान मुख्य रूप से इसलिए कर रहा था क्योंकि अकबर पुर्तगालियों से सैन्य सहायता प्राप्त करना चाहता था। क्योंकि अकबर का जो पुत्र था सलीम, जिसे जहांगीर कहते हैं, वो अकबर के खिलाफ विद्रोह करना चाह रहा था और इसीलिए अकबर पुर्तगालियों से सैन्य सहायता प्राप्त करना चाहता था। तो अकबर ने वर्ष 1601 में अपना एक दूत गोवा भेजा। कहाँ भेजा? गोवा। क्यों भेजा? क्योंकि सैन्य सहायता की मांग हेतु अकबर ने 1601 में एक दूत गोवा भेजा। लेकिन पुर्तगाली भी कहीं कम नहीं थे। पुर्तगाली भी अकबर की चाल को समझ गए और पुर्तगालियों ने भी आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक सैन्य सहायता देने से मना कर दिया। हालांकि जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो इसने ईसाई धर्म को और पुर्तगालियों को बिल्कुल नकार दिया। ऐसा लग रहा था मानो कभी भी जहांगीर पुर्तगालियों को जानता ही नहीं था, ईसाई धर्म के बारे में जानता ही नहीं था। इस तरीके से जहांगीर ने पुर्तगालियों और ईसाई धर्म को इस तरीके से नकार दिया था कि पहले से ये कभी उसके बारे में इसको मालूम ही नहीं था। और ये सब जहांगीर क्यों कर रहा था? ये इसलिए कर रहा था कि ये मुस्लिमों के दिलों को जीतना चाहता था और मुस्लिमों के दिलों को इसने जीता। हालांकि बाद में जहांगीर पुर्तगालियों का हित करने लगा, उनको संरक्षण देने लगा और यहाँ तक कि जहांगीर ने लाहौर में पुर्तगालियों के लिए आवास बनवाए और जुलूस आदि निकालने के लिए इनको खुली छूट दे दी। अर्थात अब ये जुलूस आदि बहुत ही धूमधाम के साथ कहीं से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ तक कि जहांगीर ने पुर्तगालियों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी, इतनी स्वतंत्रता दे दी जितनी कि इनको पुर्तगाल में स्वतंत्रता थी। अर्थात यहाँ लिख सकते हो आप कि इन्हें पुर्तगाल जितनी स्वतंत्रता दे दी। लेकिन अब जब इतना सब कुछ जहांगीर ने पुर्तगालियों के लिए कर दिया तो पुर्तगालियों को भी लगने लगा, पादरियों को भी लगने लगा कि अब जहांगीर को हम ईसाइयत में बदल सकते हैं। अब जहांगीर ईसाई धर्म को मान लेगा, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, जहांगीर ने ईसाई धर्म को नहीं माना। एक बार जब जहांगीर का दूत मुकर्रम खान ये जब पुर्तगाली गवर्नर से मिलने जाता है तो इसको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, बेचारा खड़ा रहता है और पुर्तगाली गवर्नर इससे कहीं कहीं मिलना नहीं चाहता है। और जब बहुत समय के बाद जब इसने बहुत ज़्यादा वेट किया तब कहीं कहीं जाकर के इसकी मुलाकात हुई। और इसी चीज़ को लेकर के कि इतना लंबा जो समय लगा मुलाकात के लिए, ये बेचारा इंतज़ार करता रहा। इससे क्या होता है
कि पुर्तगालियों के और मुग़लों के कहीं न कहीं संबंध खराब हो जाते हैं। जहांगीर पुर्तगालियों से रुष्ट हो जाता है कि हमारा दूत आपसे मिलने गया और उसको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा आपसे मिलने के लिए, इसका मतलब है कि आपके दिल में हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। और इसीलिए जहांगीर के संबंध पुर्तगालियों से धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। इधर 1608 में जब कैप्टन हाकिंस जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर के भारत आते हैं। और ये जेम्स प्रथम जो हैं ये ब्रिटेन के राजा थे। तो ब्रिटेन के राजा के एक दूत के रूप में कैप्टन हाकिंस वर्ष 1608 में इनका एक पत्र लेकर के मुग़ल दरबार में आता है। और पुर्तगाली ये चाहते थे कि कैप्टन हाकिंस किसी भी तरीके से मुग़ल दरबारों तक ना पहुंच पाए। पुर्तगालियों ने भरसक प्रयास किया, पूरा प्रयास किया कि कैप्टन हाकिंस मुग़ल दरबार में ना पहुँचे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और जहांगीर भी इनका खुशी खुशी आदर करते हैं, इनके उपहारों को स्वीकार करते हैं। और कैप्टन हाकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में वार्तालाप किया, बातचीत की। और जब इसने तुर्की भाषा में बात की तो जहांगीर भी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। और खुश होकर, प्रसन्न होकर जहांगीर ने कैप्टन हाकिंस को 400 मनसबों का मनसबदार घोषित कर दिया। इसको मनसबदार का पद दे दिया। और जब कैप्टन हाकिंस मनसबदार बन गया, कैप्टन हाकिंस ने मुग़ल दरबार में अपनी पैठ बना ली, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो मुग़ल राजाओं के द्वारा, मुग़लों के द्वारा, जहांगीर के द्वारा अंग्रेज़ों को भी सहायता दी जाने लगी। अंग्रेज़ों के व्यापार आदि में उनका हित किया जाने लगा। और इससे क्या होता है कि जब जहांगीर अंग्रेज़ों को सहायता देने लगे, अंग्रेज़ों की मदद करने लगे, और पुर्तगालियों ने इस कार्यवाही को, इस गतिविधि को जो जहांगीर ने हाकिंस के साथ और अंग्रेज़ों के साथ जो कर रहा था, हाकिंस को मनसबदार घोषित किया, अंग्रेज़ों को सहायता देने लगा, तो ये पूरी कार्यवाही, पूरी गतिविधि, पूरी क्रियाकलाप को पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक अधिकारों का हनन माना और इसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कहा। यहाँ तक कि जो पुर्तगालियों को जहांगीर के द्वारा जो छूट प्रदान की जा रही थी वो भी जहांगीर ने बंद कर दी। इसके बाद इस समय जो गोवा का गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम था, जो गोवा का गवर्नर था वो था जॉन मेंडोसा। इसने क्या किया, इसने सोचा कि जहांगीर अगर इस तरीके से हम लोगों से नाराज़ हो जाएगा, हम लोगों को दी जाने वाली छूट बंद कर दी जाएगी, हम लोगों की अगर वो मदद नहीं करेंगे तो अभी समस्या खड़ी हो जाएगी, अभी दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। तो इसलिए जॉन मेंडोसा ने, जो पुर्तगाली गवर्नर था तत्कालीन गोवा का, तो उसने क्या काम किया कि फादर पिनहेरो इन्हें भेजता है। और ये जहांगीर के दूत से, जिसका नाम है मुकर्रब खान, ये उसमें सूरत का प्रभारी था मुकर्रब खान। तो फादर पिनहेरो मुकर्रब खान से मुलाकात करते हैं और शांति की बात करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। और इसके बाद जब बातचीत हो जाती है तो शांति बहाल हो जाती है और जहांगीर भी इनका अब हित करने लगता है। जब शांति हो जाती है तो जहांगीर के द्वारा इनका हित होने लगता है, मुग़ल राजा इनका हित करने लगते हैं। लेकिन ये जो पुर्तगाली लोग थे ये हमेशा गद्दारी करते थे। क्या गद्दारी करते थे कि इतना सब कुछ होने के बाद, दोबारा शांति स्थापित होने के बाद भी पुर्तगाली लोगों ने एक गद्दारी की कि जो मुग़लों के
इन्होंने 4 जहाज लूट लिए, 4 जहाज लूट लिए, जो भी सामान था सारा लूट लिया। और यहाँ तक कि जो जहांगीर जो था, उसका जो सामान लूटा गया था, उस सामान में जहांगीर की काफ़ी रुचि थी, जहांगीर के परिवार की काफ़ी रुचि थी। और जब ये गतिविधि पुर्तगालियों ने की तो जहांगीर फिर से इनसे रुष्ट हो गया, क्रोधित हो जाता है और मुकर्रब खां से कहता है कि तुरंत क्षतिपूर्ति पुर्तगालियों से वसूली जाए। तो तुरंत ही जब 4 जहाज लूट लिए गए, सामान लूट लिया गया, तो जहांगीर ने मुकर्रब खां को आदेश दिया कि पुर्तगालियों से क्षतिपूर्ति वसूली जाए। और इसके बाद कहीं न कहीं जो पुर्तगाली लोग थे, इनका एक बार फिर मुग़ल दरबार से मिलने वाली सहायता, मुग़लों के द्वारा मिलने वाली मदद पुनः फिर से एक बार बंद हो गई। और यहाँ तक कि जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ इसने तो पुर्तगालियों को एकदम नकार दिया। इसने पुर्तगालियों की किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं की। लेकिन धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हुगली नदी के आसपास भी अपनी व्यापारिक स्थिति को मजबूत कर लिया था। यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो हुगली नदी के माध्यम से ये बंगाल की खाड़ी में लूटपाट भी किया करते थे। अर्थात इन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों में लूटपाट को भी हिस्सा बनाया और इस क्षेत्र में इन्होंने अपनी स्थिति को ये धीरे धीरे मजबूत करने लगे। और यहाँ तक कि इस क्षेत्र में इन्होंने नमक उत्पादन पर भी एकाधिकार स्थापित कर लिया। तंबाकू उत्पादन पर भी इन्होंने एकाधिकार स्थापित किया। यहाँ तक कि पुर्तगाली लोग हिंदू और मुस्लिम बच्चों को भी उनकी खरीद फरोख्त किया करते थे, उन्हें दास के रूप में अपने पास रखते थे। और जब शाहजहाँ ने इस क्षेत्र में पुर्तगालियों की मजबूत स्थिति को देखते हुए शाहजहाँ ने ये देखा कि इधर पुर्तगाली अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहे हैं, तो शाहजहाँ ने कासिम खां को आदेश दिया कि जाओ यहाँ पर जो भी पुर्तगाली जो भी बस्ती हैं उन्हें नष्ट कर दो। तो कासिम खां लगभग 1.5 लाख सैनिकों के साथ ये जाते हैं। हालांकि पुर्तगाली लड़ते रहे, युद्ध करते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ पुर्तगाली मारे जाने लगे, इसके बाद ये धीरे धीरे भागने लगे और धीरे धीरे पुर्तगालियों का अत्याचार खत्म हो गया। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पुर्तगालियों का लगभग पतन हो गया था और इनका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया था। इसके बाद हेडिंग डालेंगे कि आखिर पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे। पुर्तगालियों के पतन के कारण, तो इनके पतन के अगर मुख्य कारणों की बात करें तो पहला कारण यही है कि इन्होंने भारतीय राजाओं से, मुग़ल राजाओं से इन्होंने युद्ध किया, इन्होंने संघर्ष किया, जबकि ये उनसे संघर्ष करने में अक्षम थे। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि मुग़ल राजाओं से युद्ध किया, युद्ध या संघर्ष किया, जबकि ये संघर्ष करने में अक्षम थे। आप पूरा लिखते जाइए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक नीतियों के अंतर्गत लूटमार, डकैती इनको भी शामिल किया और इसीलिए ये कहीं न कहीं पतन की ओर अग्रसर हुए। तो यहाँ लिख लो कि अपनी व्यापारिक नीतियों में लूटमार और डकैती
डकैती को भी इन्होंने शामिल किया। तीसरी चीज़ ये लिख सकते हैं कि जो पुर्तगाली लोग थे, इन्होंने कहीं कहीं भारतीय लोगों के साथ, भारतीय राजाओं के साथ, मुगलकालीन राजाओं के साथ इन्होंने धार्मिक कट्टरता दिखाई। ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, इसलिए यहाँ के धर्म को ये लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते थे। अपने धर्म के अलावा किसी भी धर्म को कोई तवज्जो ये लोग बिल्कुल भी नहीं देते थे। अन्य धर्मों के प्रति इन्होंने कट्टरता दिखाई। तो यहाँ लिख सकते हो कि अन्य भारतीय धर्मों जैसे मुस्लिम आदि हुआ, हिंदू, ठीक, तो अन्य भारतीय धर्मों के प्रति धार्मिक कट्टरता दिखाई, ठीक है, दिखाई। इस और चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जो पुर्तगाली थे, इन्होंने अपने आप को व्यापार तक ही सीमित रखा। यहाँ पर लिख लीजिए, इन्होंने अपने आप को व्यापार तक ही सीमित रखा। ये भी इनके पतन का एक कारण था। पांचवा पॉइंट अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, ज़बरदस्ती कई लोगों को इन्होंने ईसाईयत में परिवर्तित किया। ज़बरदस्ती इन्होंने कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। और इसी के साथ जो छठवां पॉइंट ये हो सकता है कि जो समाज था, समाज में कहा जा सकता है तो कुलीन वर्ग का प्रभाव था। व्यापारियों का उतना प्रभुत्व नहीं था, उतना प्रभाव नहीं था। तो ये भी इनके पतन का एक कारण था। समाज में यहाँ लिख लो, समाज में कुलीन वर्ग का प्रभाव था। व्यापारियों का उतना प्रभाव नहीं था। सातवां पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो पुर्तगाली लोग थे, इनकी जो अंदरूनी शक्ति थी वो कमज़ोर थी। पुर्तगालियों की अंदरूनी शक्ति ये कमज़ोर थी। कैसी थी? कमज़ोर थी। और आठवां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पुर्तगाल के जो राजा थे, जो सम्राट थे, उनका ज़्यादा नियंत्रण रहता था और इसलिए पुर्तगाली अपने उद्योग धंधों को उतनी अच्छी तरह से ये विकसित नहीं कर पाए। तो यहाँ लिख लीजिए कि इन पर पुर्तगाली राजाओं का अत्यधिक नियंत्रण था और इसलिए ये अपने उद्योग धंधों को विकसित नहीं कर पाए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद ये नोट हो गया होगा। इसके बाद 9वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो ब्राज़ील की खोज इन्होंने की थी, ब्राज़ील की खोज के कारण इनका ध्यान भारत की तरफ से थोड़ा कम हो गया था, ब्राज़ील की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा था। तो यहाँ लिख लीजिए कि ब्राज़ील की खोज के कारण इनका ध्यान भारत की तरफ से हटने लगा था। ठीक है। और 10वीं चीज, एक महत्वपूर्ण चीज जो इनके पतन का एक मुख्य कारण था, इनकी कार्टेज कर प्रणाली। ये भी इनके पतन का मुख्य कारण था, क्योंकि ये ऐसी प्रणाली थी जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा कर वसूला जाता था और ये भेदभावपूर्ण एक प्रणाली थी। भारतीय जहाज़ों से कर वसूला जाता था। अगर कर या टैक्स या लाइसेंस परमिट आप नहीं लेंगे तो पुर्तगाली लोग भारतीय जहाज़ों को लूट लिया करते थे। तो ये कुछ कारण हैं
जो पुर्तगाली पतन को दर्शाते हैं। और यहाँ तक कि एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम है अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा ये एक पुर्तगाली गवर्नर था। इसने यहाँ तक कि कहा कि जो पुर्तगाली लोग थे, ये लोग एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ईसा मसीह की मूर्ति लेकर के ये भारत में इन्होंने प्रवेश किया और भारत के अंदर अत्यधिक सोना देखकर इन्होंने ईसा मसीह की मूर्ति को फेंक दिया और सोना समेटने में लग गए। जब एक हाथ से सोना समेटने में ये अक्षम हो गए तो इन्होंने तलवार को भी फेंक दिया और दोनों हाथों से अपनी जेबों को भरने लगे। और इस स्थिति में देखकर अन्य यूरोपीय शक्तियों ने इन्हें धराशायी कर दिया, इन्हें पराजित कर दिया, इन्हें वहाँ से भगा दिया। इसके बाद अगर हम पुर्तगालियों के योगदान को देखें कि पुर्तगालियों का भारत के प्रति क्या योगदान रहा, तो योगदान में आप सबसे पहले ये लिख सकते हो कि 1556 में इन्होंने गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। दूसरी चीज़ आलू, लाल मिर्च, तंबाकू, गन्ना, पपीता आदि चीज़ों को ये भारत में लेकर के आए और इसी की वजह से भारत में आज आलू, लाल मिर्च, तंबाकू, गन्ना, पपीता आदि की खेती की जाती है। ये लोग ही इन सारी चीज़ों को वहाँ से लेकर के आए और साथ ही साथ गोथिक शैली को भी ये भारत लेकर के आए। ये एक भवन निर्माण की शैली है, जिस शैली के भवन आज भी गोवा के अंदर चर्च आदि इसी शैली में बने हुए हैं। तो ये रहा पुर्तगालियों के बारे में। तो क्लास फ़िलहाल आज के लिए इतनी रखेंगे और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।